शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। वेदाचार्य, आप वेदों के आचार्य भी बन सकते हैं। संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने के बाद, एक महान वेदाचार्य बनने के बाद आप वेदों की शिक्षा, पुराणों की शिक्षा दे सकते हैं और हमारे दर्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। एक महान दार्शनिक वेदाचार्य के रूप में आप विश्व में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं और आप एक आदर्श शिक्षक, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग में रहा हूं और एक शिक्षक के रूप में भी मैंने काम किया है, तो मैं समझता हूं कि आप एक आदर्श शिक्षक के रूप में समाज को नई दिशा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। और मैं आपको इस साहित्यिक और इस वैदिक और इस परंपरागत हमारे जो चीज़ें हैं, इससे आगे टेक्नोलॉजी की तरफ मैं ले जाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे संस्कृत शिक्षा विभाग ने ये अनुभव किया है कि हम संस्कृत शिक्षा का विकास और उसको विश्व में तभी पहुंचा सकते हैं जब हम उसको अन्य भाषाओं से जोड़ दें और विज्ञान से हम उसको जोड़ दें। इसी क्रम में हमारे यहाँ कक्षा 6 से हमने अंग्रेजी विषय भी शुरू किया है।
मैं हमारे अभिभावकगण यहाँ पर आए हुए हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमने कक्षा 6 से अंग्रेजी विषय, विज्ञान विषय, गणित विषय भी इसमें इंक्लूड किया है और इंटरमीडिएट पर हमने जो है विज्ञान वर्ग भी शुरू कर दिया है। अभी आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि हम यहाँ पर विज्ञान की कक्षाएं भी संचालित करना चाह रहे हैं, तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो इस ओर, क्योंकि हमारे वैदिक साहित्य को, हमारे इस संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए उसको टेक्नोलॉजी और साइंस से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा है कि आप परिषद को एक प्रार्थना पत्र बनाइएगा, मेरे स्तर से जो भी करना होगा मैं उसको तुरंत करूँगा, यथाशीघ्र करने की कोशिश करूँगा। प्यारे बच्चों, मैं बहुत अधिक नहीं बोलते हुए मैं आपसे एक यही कहना चाहूँगा कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। आप भी अपना लक्ष्य अवश्य बना लीजिएगा, क्योंकि जब हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता तो हम फिर भटक जाते हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चे को अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है और उस लक्ष्य के अनुरूप ही आपको चलना है, क्योंकि हमको मालूम है हमारा लक्ष्य कहाँ है और हम उसी रास्ते की ओर बढ़ते हैं। जब हम अपना लक्ष्य नहीं बनाते तो फिर हमको ये पता नहीं होता कि हमको जाना कहाँ है। इसलिए मैं बहुत अधिक नहीं बोलते हुए आपसे कहूँगा और कि आप अपना एक लक्ष्य बना लीजिएगा अभी से, और उस लक्ष्य को कैसे तय करना है उसके रास्ते आप बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, एक उच्च शिखर को आप छुएंगे। अंत में मैं अपने प्रधानाचार्य जी का आभार व्यक्त करते हुए उनको यह आश्वासन देना चाहूँगा, आश्वस्त करना चाहूँगा कि मेरे स्तर से, मेरे जनपद स्तर से जो भी कार्य होंगे आपके इस विद्यालय से संबंधित और इस आश्रम से संबंधित, जहाँ तक मैं सहयोग कर सकता हूँ, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैं उनको तत्परता के साथ करूँगा, कर्तव्य निष्ठा के साथ करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को इस प्रवेशोत्सव में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, संस्कृत क्या होता है, हम जब जन्म लेते हैं और जन्म से मृत्यु पर्यंत सबसे पहले हमारा एक होता है ओम का। और कोई भी घर में, किसी के घर में कुछ भी पढ़ना हो, सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? ओम ही सिखाया जाता है। और ओम में 3 ही अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? आ, उ और म। तो हमारे जो शरीर में अंग प्रत्यंग जितने भी हैं, देखिए आप रात को महाराज श्री जी बताते रहते हैं, तो जितने भी अंग प्रत्यंग है, ओम जब करते हैं, अंगुली से लेकर मूर्धा पर्यंत तक शरीर में सारे अंग क्या होते हैं? झंकृत होते हैं। और उसको यदि सही ढंग से अनुभव करोगे श्वासों के द्वारा, तो अपने आप जितने भी सात्विक वातावरण है अपने आप परिवर्तन होने लग जाएगा। और आज के टेक्नोलॉजी और संस्कृत को दोनों को ध्येय रख के यदि हम करेंगे ना, इस संस्कृत से भी आपके नैनीताल जिले के देखो एक डीएम बनी है, वो पहले संस्कृत विभाग में पढ़ी है। तो ऐसा नहीं कि हम संस्कृत पढ़ के शिक्षक बन सकते हैं या कर्मकांडी बन सकते हैं। संस्कृत विभाग में अब एक से एक सुअवसर प्रदान करता है, जिसे हम निदेशक, सहायक निदेशक, डीएम, एसडीएम और आपके जो फौज में जाते हैं धर्मगुरु आदि सभी चीज़ में जा सकते हैं। किसी में भी कोई ऐसा कमी नहीं है। और उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया कि जितने भी संस्कृत विभाग में कार्यक्रम आदि होते हैं, जितने भी जो भी होते हैं, उसको अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले, अधिक से अधिक छात्र आएँ और अधिक से अधिक कार्यक्रम होकर विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे उत्तराखंड के जितने भी संस्कृत और सांस्कृतिक धरोहर है उसको संरक्षण संवर्धन हो सके।
और इसी क्रम को लेते हुए हमारे डॉक्टर बाजश्रव आर्य जी सचिव महोदय, उन्होंने निर्देशित किया कि अब उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष एवं पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में गणित और विज्ञान को श्रेष्ठ दी गई है, जिससे छात्र तथा अभिभावकों को भी सूचित किया जाएगा कि अधिक से अधिक आकर स्कूलों में, विद्यालय में गणित और विज्ञान को भी प्रोत्साहन मिले, जिससे पढ़ सकें और दोनों अपना संस्कृत और विज्ञान को दोनों को ही एक साथ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रेम प्रकाश महोदय का। अब मैं स्वामी विश्वेश्वरानंद जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो संस्कृत के तथा योग दर्शन के अनुसार भी बच्चों को, नए जो छात्र आए हैं उनको कुछ विशेष रूप से कुछ कहें, जिससे छात्र को प्रोत्साहन मिले और आगे बढ़ने का जीवन जिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा, पूज्य सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में प्रणत निवेदन, बांदा सुहूरपुर से पधारे हुए हमारे महंत त्रिभुवन दास जी महाराज के चरणों में प्रणाम, उपस्थित संत वृंद, हमारे संस्कृत शिक्षा परिषद के सहायक निदेशक माननीय श्री प्रेम प्रकाश जी, भक्तिमती माताओं, हमारे वेद वेदांग विद्यापीठम के आचार्यगण, अध्यापक अध्यापिकाएं और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों के लिए एक अच्छा दिन है, क्योंकि हम लोग हमारे इस विद्यालय में आए हुए नवीन विद्यार्थियों का स्वागत कर रहे हैं। एक प्रकार से इंडक्शन, एक प्रकार से इनिशिएशन, जिसमें आज एक तरह से वो लोग इस गुरुकुल प्रक्रिया में दीक्षित होने जा रहे हैं और फिर आगे का क्रम ये चलता रहेगा। और ये हम सभी के लिए बड़ा, एक प्रकार से देखा जाए तो बड़ा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि इसका संबंध हम आप सभी की आइडेंटिटी से है, इसका संबंध हम आप सभी के परिचय से है, क्योंकि हम लोग भारतवासी हैं, भारतीय हैं। और जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बतलाया था कि भारत उस भूखंड का नाम है जहाँ पे लोग प्रकाश की साधना में रत रहते हैं। भा कहते हैं प्रकाश को और रत कहते हैं उसमें रत रहने वालों को, तो रत रहने की प्रक्रिया को। तो ये भारतवर्ष है जहाँ की विशेषता है कि यहाँ जो भी पैदा होता है वो एक विलक्षण प्रतिभा के साथ पैदा होता है और वह कहीं ना कहीं अपने जीवन को उत्तरोत्तर विकास की ओर ले जाने के मार्ग में अग्रसर होता है। इसी क्रम में हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था दी गई और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने, मनीषियों ने, नीति निर्धारकों ने, मार्गदर्शकों ने इस बात पे बड़ा जोर दिया कि शिक्षा का जीवन में बड़ा महत्व है। और मुझे लगता है कि इतिहास में भारत एक ऐसा देश है जिसमें शिक्षा को जीवन के एक सर्वोच्च प्राप्तव्य के रूप में, जीवन के एक सर्वोच्च प्राप्त करने योग्य विषय वस्तु के रूप में और प्रतिपादित किया। और इसीलिए हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बड़ी प्राचीन है। मैं आप लोगों को थोड़ा इतिहास में ले जाऊं तो जिस समय भारतवर्ष में और विदेशी शक्तियाँ, या ये कह लीजिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय,
जब वे लोग ये सोच रहे थे कि भारत को किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर परतंत्र करें, क्योंकि दुनिया भर में उनका वो मॉडल सक्सेसफुल हो चुका था। वो दुनिया भर में एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी स्थिति में थी जो कहा जाता था उस समय कि रानी के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, क्योंकि उस समय ब्रिटेन की रानी थी साम्राज्ञी, तो कहते थे कि उनके साम्राज्य में कहीं भी सूर्यास्त नहीं होता। इस प्रकार की स्थिति उनकी थी। उस समय संपूर्ण जगत एक तरीके से उनके ही अंडर में एक तरीके से था, परतंत्रता की स्थिति में था। तो वे भारत भी आए, क्योंकि भारत में आने की लोगों की एक बहुत पहले से लोगों के मन में एक चाहना थी कि हम भारत जाएं, क्योंकि ये भारत के विषय में प्रसिद्ध था कि भारत तो सोने की चिड़िया है और वहाँ सोना ही सोना है, वहाँ हर प्रकार से समृद्धि है, तो सब भारत आना चाहते थे। बहरहाल जब वे भारत आए तो उस समय एक नीति बनी कि हम कैसे इस देश को एक तरीके से परतंत्रता के जंजीरों में जकड़ सकते हैं, क्योंकि भारत जो अन्य देश थे उन देशों के मुकाबले बहुत बड़ा था। भारत की संस्कृति बड़ी प्राचीन थी और भारतीय लोगों का जो स्वाभिमान था वो अपने आप में इंटैक्ट था। तो उन्होंने सोचा कि कैसे हम इसको करें, अपने इस एजेंडा को हम कैसे लागू करें। तो उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा और वो जब उसने इस पूरे देश का जब दौरा किया, उसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। तो लॉर्ड मैकॉले ने चिट्ठियाँ लिखी। उस समय जो भी उस समय के जो डिपार्टमेंट्स थे उनमें जो चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ, उसमें लॉर्ड मैकॉले ने एक बात कही कि हम भारत को गुलाम नहीं बना सकते। जो पॉलिसी हमारी और देशों में कामयाब हो गई वो भारत में कभी कामयाब नहीं हो सकती। उसके पीछे का कारण ये है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था की एक सुदृढ़ परंपरा है। मैं आप लोगों को बताऊं, जब दुनिया में लोग शिक्षा के विषय में कुछ जानते नहीं थे, उस समय भारत में और विश्वविद्यालय ऐसी यूनिवर्सिटीज़ चल रही थी जिसमें हज़ारों की संख्या में और देश विदेश से आए हुए जो स्टूडेंट्स थे वो लोग वहाँ अध्ययन करते थे। ऐसे नालंदा, तक्षशिला, ऐसे कई महाविद्यालय उस समय थे। यहाँ पर देश विदेश से, सिर्फ भारत के ही नहीं, हज़ारों की संख्या में लोग आकर के और वहाँ पे अध्ययन करते थे। तो भारत की ऐतिहासिक विशेषता है और भारत के इतिहास में ये विशेषता है कि हमें भारतीय लोगों को शिक्षा से और शिक्षण की प्रक्रिया से और जीवन में उसके महत्व से एक प्रकार का लगाव है। तो जिस समय लॉर्ड मैकॉले आया, उसने चिट्ठियों में लिखा है और ये बात अब आ गई है पब्लिक पोर्टल में। तो उसमें ये बात वो लिखते हैं कि भारत को हम गुलाम नहीं बना सकते, क्योंकि और देशों के मुकाबले भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बड़ी सुदृढ़ है और यहाँ के लोगों में उस शिक्षा के प्रति एक प्रकार का बड़ा लगाव है और वो लोग इसको बहुत महत्व देते हैं। तो बोला कि अगर आपको भारत को गुलाम बनाना है, और जो कि इवेंचुअली हम लोग 200 साल तक एक तरह से हमारी जो राज्य व्यवस्था थी वो हम लोगों के हाथ में नहीं रही, अंग्रेज़ों के हाथ में रही, ब्रिटिश शासन के। तो उन लोगों ने एक कार्य किया और वो लॉर्ड मैकॉले के कहने पे किया। लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को आप ध्वस्त कीजिए, क्योंकि यहाँ प्रत्येक गांव में लोगों में एक तो बड़ा भाईचारा है, लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, और दूसरा यहाँ गांव में प्रत्येक गांव में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ बच्चों को, विद्यार्थियों को शिक्षित करता है और उसके बदले में समाज उसकी देखभाल करता है। और इस प्रकार से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बड़े अच्छे ढंग से चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है और फल फूल रही है। और ऐसे में जिस समाज में शिक्षा का इतना महत्व है और जिस समाज में लोग शिक्षित हैं, उस समाज को हम आसानी से परतंत्र नहीं कर सकते। तो फिर इतिहास का वो दौर चला जिसमें बहुत से अलग अलग प्रकार के योजनाएं बनाई गई, बहुत सारी ऐसी भी योजनाएं बनाई गई जिनका एक प्रकार से हम देखें तो जिनका जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है, वो बहुत अच्छा नहीं आया। कुछ षड्यंत्र भी हुए और इस क्रम में हमारी शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे एक प्रकार से उस स्तर पर लाया गया जिस स्तर पे वास्तव में एक अधूरी शिक्षा हमें प्राप्त हो। और मैं आपको बताऊं, ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी भी थी। अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि हमें भारत में काले अंग्रेज़ पैदा करने हैं
और वो भारत की जनता में क्लर्क पैदा करना चाहते थे। इसीलिए उस प्रकार की शिक्षा पद्धति जो बनी, जो अंग्रेज़ों के समय में बनी, वही आगे भी चली और वो चलती गई। और हमारी इस संस्था श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास की जिस समय स्थापना की गई, उस समय इसके उद्देश्यों में ये बात समाहित की गई कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है और विशेष करके शिक्षा के उस फाउंडेशनल एस्पेक्ट को छूना है जिसको बहुत समय से हम लोग नज़रअंदाज करते रहे हैं, या एक तरह से ये कह लीजिए जिसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता आया है। और आज हम लोग ये कह देते हैं कि अरे संस्कृत, मैं आपको बताऊं, बहुत समय पहले की बात है, मैं उस समय बहुत छोटा था और मैं इसी आश्रम में था। हम लोग के आश्रम में उस समय व्यवस्थाएं थी, बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं थी, परंतु इस स्वरूप को आश्रम प्राप्त नहीं हुआ था। हम लोग सभी यहीं इसी जगह पे एक कुटिया थी जिसमें हम सब लोग रहते थे। तो मैं भी था, मैं छोटा था, मैं छुट्टियों में यहीं आ जाता था। तो उस समय हमारे यहाँ पे एक शैलेंद्र ब्रह्मचारी जी थे जो महर्षि महेश योगी की संस्था में कार्य करते थे और उसके साधक भी थे। तो वो सुबह सुबह अपना वो क्रिया शुरू कर देते थे जिसको ट्रांसेंडेंटल योगा कहते हैं। सुबह सुबह उछलते थे ध्यान करते हुए। तो उनसे मेरी बात हुई, वो मेरे से पूछे क्या पढ़ते हो, तो मैंने कहा मैं विज्ञान पढ़ूंगा, विज्ञान का छात्र हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि बेटा देखो, आज तुमने विज्ञान पढ़ने की सोची है, परंतु आज के 10-15 साल बाद जो तुम आज सोच रहे हो वो व्यवस्था बदल जाएगी, वो स्थिति भी बदल जाएगी और उस समय एक प्रकार से चक्र परिवर्तित होकर के फिर से संस्कृत का समय आएगा। तो तुम एक काम करो, थोड़ा थोड़ा संस्कृत भी पढ़ना शुरू करो। और मुझे उनकी बात जची, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज का सोच करके और आज जो चल रहा है उसकी तैयारी करते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें जब तक हम तैयार होंगे तब तक समय व्यतीत हो चुका होगा और 10 वर्ष बाद दुनिया में क्या चल रहा होगा हमें उसके विषय में कुछ पता नहीं होगा। इसीलिए हमारे लिए सबसे पहली जो आवश्यकता वो ये है कि हम अपना जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करें। आज विज्ञान कहता है कि 5वीं तक के प्रत्येक बच्चे की पढ़ाई वो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में हम उसको बहुत अच्छे ढंग से ग्रहण कर सकते हैं। और भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, अधिकांशतः जितनी भी भाषाएं हैं, वे सब संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं और बहुत से यूरोपीय भाषाओं का भी सीधा सीधा संबंध संस्कृत भाषा से है, क्योंकि संस्कृत भारोपीय परिवार, भारतीय इंडो यूरोपियन फैमिली का लैंग्वेज है। और संस्कृत की ये विशेषता है, आज जब हम लोग साउंड इंजीनियरिंग की दृष्टि से, साउंड साइंस की दृष्टि से जब हम लोग उसको देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि संस्कृत इज़ द मोस्ट फोनेटिकली करेक्ट लैंग्वेज। कि फोनेटिकली, जिसको भाषा विज्ञान कहते हैं, जिसको ध्वनि विज्ञान कहते हैं, फोनेटिकली जब हम लोग संस्कृत को देखते हैं तो संस्कृत आज के समय में फोनेटिकली जब हम लोग ध्वनि विज्ञान के मानकों में संस्कृत भाषा को कसते हैं तो हम पाते हैं कि संस्कृत भाषा फोनेटिकली इज़ द मोस्ट करेक्ट लैंग्वेज, मोस्ट प्रिसाइज। कारण क्या है? आप तो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, आप लोग इस बात को देखना। कारण यह है कि जिस प्रकार से संस्कृत लिखी जाती है ठीक उसी प्रकार से संस्कृत का उच्चारण किया जाता है। और जो अन्य भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेज़ी में तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है, अंग्रेज़ी भाषा जैसी लिखी जाती है वैसी पढ़ी नहीं जाती। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, PUT पुट लिखा जाता है इंग्लिश में, राइट? PUT पुट, पर BUT बट बन जाता है। तो PUT पुट है तो BUT भी बुट होना चाहिए, बट BUT बट बन जाता है। देखिए ये है, इस बात को दर्शाता है कि फोनेटिकली वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा सही नहीं है। इसीलिए आप लोग इस बात को अपने भीतर, इस बात को बिल्कुल उतार लो कि आप जो कार्य कर रहे हैं और जो अध्ययन कर रहे हैं वो वास्तव में वो अपने आप में एक बड़ी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का परिचायक है और लोकोपयोगी है, लोकहितकारी है और साइंटिफिकली भी, विज्ञान की दृष्टि से भी, वैज्ञानिक धरातल पर यह भाषा सबसे अच्छे तरीके से, सबसे सुंदर तरीके से खरी उतरती है। तो हम लोगों की, जो मैंने आप लोगों को बतलाया कि 2006 में हम लोगों ने यहाँ पे
श्री वेद वेदांग संस्कृत विद्यापीठम की स्थापना की, पूज्य गुरुदेव का ये मानना था और वे सदैव इस बात को बड़े ज़ोर से कहते हैं कि हमारे देश में हमें शिक्षा का प्रसार करना है, हमें संस्कृत भाषा का अधिक से अधिक प्रसार करना है, उसका प्रचार करना है। तो इस बात को दृष्टिगत रख करके पहले ये विद्यालय की यहाँ पे नींव रखी गई। और उस समय उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था, कुछ वर्ष हुए थे उस बात के, परंतु संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने की कोई व्यवस्था यहाँ पे थी नहीं। तो हम लोगों को करीब 9 साल उसके लिए वेट करना पड़ा और 9 साल लगे यहाँ पर उत्तराखंड में संस्कृत बोर्ड के गठन में, और तत्पश्चात यहाँ पर फिर संस्कृत के विद्यालयों को मान्यता मिलनी शुरू हुई। तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ा सुखद अनुभव है कि आज ये विद्यालय जो उस समय कुछ बहुत, मैं बताऊँ आपको, 2 विद्यार्थियों से प्रारंभ हुआ था इनफैक्ट, और आज जो है ये संख्या जो है बढ़ती बढ़ती जो है 100 के पार पहुंच गई है और ये उत्तर प्रगति को प्राप्त होगी। हम लोग के ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं जो इस विद्यालय को और भी आगे ले जाने के लिए अभी उसमें कार्य चल रहा है, दे आर इन द पाइपलाइन। इसमें महाविद्यालय भी है, इसमें प्राच्य विद्या शोध संस्थान भी है, इसमें और विषयों और भाषाओं, जैसा कि अभी हमारे प्रेम प्रकाश जी बतला रहे थे कि और भाषाओं को भी उसमें जोड़ा जाएगा संस्कृत के अध्यापन में। तो हम लोग भी यहाँ पर ये प्रयास कर रहे हैं कि और भी कुछ भाषाओं का यहाँ पर अध्ययन हो और जिसमें हम उन सबको जोड़ करके एक समन्वयात्मक शोध केंद्र यहाँ पे स्थापित कर सकें। और हम सभी के लिए एक बार फिर आप लोगों के, हम सब के लिए ये परम सौभाग्य का और एक प्रकार से गर्व का विषय है कि आज कुछ नवीन विद्यार्थी, कुछ नवीन बालक इस प्रक्रिया से जुड़ने जा रहे हैं और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं माँ भगवती के श्री चरणों में, और अपनी वाक पुष्पांजलि को इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।